चलो बेटा शुरू करते हैं इंडियन इको। मैंने लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था इसे, पहले चैप्टर को। आज चैप्टर 1 काफी सारा खींचना है हमें। हाँ जी, अब बात करते हैं। ये तो मैंने पढ़ा दिया था भाई, डिक्लाइन ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह। फॉरेन ट्रेड, देखो यहां से एमसीक्यू भी बनता है और यहां से 3 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। बेटा सुनो, यहां से 3 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है, यहां से 1 मार्कर भी। जब ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो एक्चुअली में जो हमारे देश की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी या फॉरेन ट्रेड था, उसकी क्या स्टेट थी? जो भारत देश कभी एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स होता था, वो क्या बन के रह गया? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, जो भारत देश कभी इंपोर्ट मतलब कोई चीज इंपोर्ट नहीं करता था, वो क्या बन गया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज, इसके देख साहब, सीयूटी में आज सुबह का क्वेश्चन था ना, इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। ये सारे क्वेश्चन सीयूटी में भी आते हैं। तो आपके 12th के साथ अगर कर लो 1 मार्कर के लिए तो क्या बुराई है बेटा? सही है। और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। ये प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर होता? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्लानिंग कमीशन। चेयरपर्सन ऑफ द, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? इसके अंदर वो नाम था, नाम बता क्या कहते हैं? नाम नहीं है, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखो दूसरा, ब्रिटेन क्या चाहता था कि किस देश का माल बिके? ब्रिटेन का। तो क्या वो चाहेगा भारत किसी और देश से कुछ माल इंपोर्ट करे? ब्रिटेन क्या चाहेगा कि भारत का रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कौन करे? तो क्या ब्रिटेन चाहेगा कि भारत अपना रॉ मटेरियल किसी और देश को बेचे? तो ब्रिटेन ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई कि अगर भारत 100 रुपए का फॉरेन ट्रेड करता है तो 60-70 रुपए का फॉरेन ट्रेड केवल ब्रिटेन से और बाकी पूरी दुनिया से। वो भी कौन सी चीजें पूरी दुनिया से जो ब्रिटेन में ना होती हो? जैसे मसाले, सुना अंग्रेज मसाले खाते हैं, ब्रिटेन में होते ही नहीं है। तो भारत में तो मसाले खाए जाते हैं। मसाले कहां होते हैं भारत के आसपास? श्रीलंका। तो श्रीलंका से हमें परमिशन देती थोड़ा बहुत ट्रेड करने की। जैसे पेट्रोलियम, क्या ब्रिटेन में पेट्रोलियम है? तो थोड़ी बहुत परमिशन हमें ईरान से देती, जिसे पर्सिया कहते थे उस वक्त। उस वक्त ईरान का नाम ईरान नहीं था, पर्सिया था। सुना होगा एक गेम आता था प्रिंस ऑफ पर्सिया, तो वो पर्सिया वही वाला जिसे हम वो कहते हैं, पारसी लोग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चाइना से ट्रेड की परमिशन थी, अदरवाइज बाकी सारा ट्रेड हमारा रेस्ट्रिक्ट था कहां तक? ब्रिटेन तक। मोर देन हाफ Indian foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Sri Lanka और पर्सिया। श्रीलंका का क्या नाम था पुराना? सिलोन। ठीक है, एक 1 मार्क का डेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल, और ये 1 मार्क का है ये डेट। डायरेक्ट रूट किस किस के बीच का? बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। सीयूटी के पेपरों में इसका क्वेश्चन बहुत आता है। अब ये था क्या बेटा? ये एक आर्टिफिशियल समुंदर था। क्या था ये? अब होता क्या था, जैसे लेट से ये भारत है, ये ब्रिटेन है, यहां बीच में कोई जमीन है, तो पहले ऐसे घूम के ब्रिटेन जाते थे शिप। तो अंग्रेजों ने क्या करा? एक डायरेक्ट रूट बना दिया। क्या बना दिया? एक डायरेक्ट रूट, जिससे दूरी क्या हो गई? कम हो गई। समय आने जाने का क्या हो गया? कम हो गया। और ट्रेड क्या हो गया? बढ़ गया। किसके साथ? यूके और किसका? इंडिया का। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब देखो,
हमारा पैसा अंग्रेज कैसे ले गए विदेश में? मैंने आपको पहले भी बोला था, वो लुटेरे नहीं थे, ठीक है, वो सिस्टमेटिक लुटेरे थे। उन्होंने ऐसा नहीं करा गर्दन उड़ाई और चैन छीनी और भाग गए। उन्होंने क्या करा, सिस्टमेटिक तरीके से हमारे पैसे को अपने देश के अंदर क्या करा, इकट्ठा करा। कैसे? एक तरीका बताता हूं। जैसे सपोज करो भारत ब्रिटेन से इंपोर्ट करता है 1000 करोड़ का, कितने का? भारत ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करता है 3000 करोड़ का। तो उल्टा भारत को ब्रिटेन से पैसा लेना है या देना है? लेना है। कितना? 2000। अब चोरों के पास कभी भी पैसा जाने का वापस आता है? नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, इस 2000 करोड़ के खर्चे को खर्चा दिखाते थे। कौन सा खर्चा? जो उन्होंने भारत के ऊपर करा। किसके ऊपर करा? कैसे? वो ये दिखाते थे कि भाई जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी, ठीक है, जितने भी भाई लॉर्ड गवर्नर वगैरह बैठे हैं, उन सबकी तनख्वाह इस पैसे से जाए। इसके अलावा वो क्या दिखाते थे कि भाई जो लड़ाई अंग्रेजों की, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, वो अंग्रेजों का नहीं, वो भारत का युद्ध है। किसका युद्ध है वो? तो वो जो उनका वार का खर्चा होता था, वो इस सरप्लस से पे करते थे। उसके बाद भी बहुत सारा पैसा बच जाता था अंग्रेजों पे, तो झूठ मूठ की चीजें दिखा देते थे कि ये एक्सपोर्ट हुआ, वो एक्सपोर्ट हुआ, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो देखो इसके अंदर 3 पॉइंट लिखे होंगे, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देयर वाज ह्यूज सरप्लस। इसके बावजूद भी क्या बचता था? बहुत सरप्लस बचता था ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। पर यह सरप्लस भारत नहीं आता था पैसा, अंग्रेज इसे यूज कर लेते थे। किस लिए? टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन ऑफिस, जो भी भारत में ऑफिस सेट किया है भाई, अपने वार के खर्चों के लिए, या इनविजिबल आइटम खरीद लिया। इनविजिबल आइटम क्या मतलब? छोटी मोटी चीजें जो है नहीं, फिर भी दिखा दिया कि हमने उन्हें खरीदा है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, कुछ पूछना है बेटा? इनविजिबल मतलब फ्रॉड, मतलब ऐसी कुछ भी लिख दिया हमने खरीदा है, होता कुछ नहीं था वो। अब देखो स्विस कैनल दिख रहा है आपको, ये पहले रास्ता, जब स्विस कैनल ये वाली है, जब स्विस कैनल नहीं थी तो कितना लंबा रास्ता होता होगा, है ना? और स्विस कैनल ने इस रास्ते को क्या कर दिया? बहुत शॉर्ट कर दिया। अब इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है, स्विस कैनल कहां से कहां गई थी? इजिप्ट। कहां से निकाली गई थी? यह 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीयूटी में भी। स्विस कैनल कहां से निकाली गई थी? इजिप्ट। और डेट में बता ही चुका हूं, 1869। ठीक है, हाँ जी बोलो। कंज्यूमर डिमांड, नेशनल इनकम, जो कंज्यूमर डिमांड। अच्छा, इसने दूरी कितनी कम कर दी थी? $5100 माइल की दूरी कम करी थी। कितनी? 5100 माइल का डिस्टेंस रिड्यूस करा था इसने। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। डेमोग्राफिक कंडीशन से एक एमसीक्यू बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1921। इसे क्या कहा जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहा जाता है इसे? कोई 3 मार्कर क्वेश्चन नहीं बनता, यहां से क्या बनता है? 1 मार्कर। 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या विच ईयर इज नोन एज ग्रेट डिवाइड? 1921। पहला ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। ये इंपॉर्टेंट डेट है। क्या ये इंपॉर्टेंट डेट? पहला सेंसस कब हुआ था? और सेंसस उसके बाद कब कैरी होता है? एवरी 10 ईयर, हर 10 साल बाद। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि बिफोर 1921 इंडिया वाज इन फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जहां पर वेरी हाई बर्थ रेट था और वेरी हाई डेथ रेट था।
सप्लाई ऑफ मनी स्टॉप होता है ना, क्या? सप्लाई ऑफ मनी। हाँ। और 1921 से क्या हो गया? डेथ रेट डिक्लाइन हो गया। बस 3 नंबर में क्वेश्चन आता नहीं है पर मैंने लिखवा दिया है फिर भी। तो कौन कौन सी डेट काम की है? 1881 क्या हुआ था वहां पर? फर्स्ट सेंसस। और 1921 को क्या कहते हैं? ऐसा क्यों? 1921 से पहले हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, और 1921 के बाद लो डेथ रेट। ठीक है। ये जो क्वेश्चन नहीं आया वो क्या करूं? जैसे डिफॉल्ट 2 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, तो उसका आंसर इनसे देख लेना बेटा, इनसे देख ले दिमाग में बेटा, आंसर से, आंसर में से इनके नहीं इसमें अलग ही है। The bursary program a highly successful women oriented community based poverty reduction initiative was implemented in which region state? केरला। ये कब पढ़ा दिया? सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह कहाँ थे ये? ऐसे हम केरला। फिर वुमेन नहीं थी उसमें, तनवा नहीं था उसमें। हाँ जी, ये 3 मार्कर के लिए कोई भी नहीं है इसमें से। और सच बात बताऊं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन भी कम आने के चांस होते हैं, पर पढ़ाना तो सब है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। पहली बात तो आप डेमोग्राफिक कंडीशन से क्या मतलब समझते हैं? डेमोग्राफिक कंडीशन इज जस्ट लाइक लिविंग स्टैंडर्ड, कि हमारा जीवन स्तर कैसा है। भाई हेल्दी है, अनहेल्दी है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, लाइफ लंबी जीते हैं, छोटी जीते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को क्या कहा गया बेटा? डेमोग्राफिक कंडीशन। देखो लिखवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, पर जो काम का है वो एक आधी शब्द इसमें वो मैं बता दूंगा। सबसे पहला, अंग्रेजों के समय पर भारत में बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे और बहुत सारे लोग मर भी जाते थे, तो हाई डेथ रेट भी था और हाई बर्थ रेट भी था। ठीक है। जो हमारा बर्थ रेट था वो था 48 पर 1000, यानी इस साल 1000 लोग हैं तो अगले साल 48 नए बच्चे पैदा हो जाएंगे, और अगले साल 40 पुराने लोग मर जाएंगे। कितने में से? 1000 में से। इस पे से एमसीक्यू बनता है, लो लिटरेसी रेट। अच्छा ये बताओ, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। केरला। केरला से कितने डॉक्टर निकलते हैं? डॉक्टर कहां निकलते हैं? नर्स बन के रह जाते हैं, नर्स बन के रह जाते हैं। केरला से कितने इंजीनियर निकलते हैं? केरला से अगर इतना शिक्षित राज्य है तो वो डेवलप्ड नेशन राज्यों में क्यों नहीं आता है? पिछड़े राज्यों में क्यों रह जाता है? आपके हिसाब से केरला ज्यादा अमीर है गुजरात? गुजरात की लिटरेसी रेट तो बहुत कम है, और केरला की इतनी ज्यादा है। केरला के पास पोर्ट वोट उसके पास भी है सब, तो क्यों नहीं केरला मजबूत राज्य बन पाता? रीजन बताऊं? अरे हमारे दिमाग में लिटरेसी रेट को इतना बड़ा शब्द बना के बैठा दिया गया है, जैसे लिटरेसी रेट बढ़ते ही भारत के लोग नहीं तूफान बन जाएंगे। कुछ नहीं होता लिटरेसी का मतलब। यहाँ पे लिटरेसी का मतलब है कि कोई भी इंसान जो एक न्यूज़पेपर पढ़ सके, अपना नाम लिख सके, वो लिटरेट है। बस ये होता है लिटरेसी का मतलब। सही है? तो लिटरेसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है हायर एजुकेशन लिए तो वो लिटरेट है। आप में से सबको आता है न्यूज़पेपर पढ़ना, लिखना भी आता है, तो आप सब लिटरेट है। किसी भी भाषा में आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो केरला में लोगों को इतना आता है कि वो हर आदमी अखबार पढ़ सके, इसलिए वो लिटरेट राज्य है। अखबार पढ़ने से अमीर नहीं हो जाते हैं राज्य। ठीक है, आप सुनो। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया कि अगर अखबार पढ़ना आना इतनी बड़ी बात है, तो सोचो अंग्रेजों के समय पे केवल 16% लोग लिटरेट थे, यानी इतने कम पढ़े लिखे लोग थे कि मात्र 16% लोग ऐसे थे जो बेचारे केवल अखबार पढ़ना तक जानते हो। सही है? और वुमेन्स की हालत बहुत ही बुरी थी। कितनी? मात्र 7%। यहां से एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, यहां से एमसीक्यू बनता है एग्जाम में। सही है? पुअर हेल्थ फैसिलिटी पढ़ा दे रहा हूं,
एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आना। मतलब भाई इतनी हालत बुरी थी कि पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। हवा से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू वगैरह, डेंगू नहीं उस वक्त हैजा वगैरह, ऐसी बीमारियां बहुत फैलती थी। ठीक है, बहुत लोग मरते थे पुराने जमाने में ऐसी बीमारियों से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या मतलब समझते हैं आप लोग? जन्म लेने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने बच्चे मर जाते हैं? जन्म लेने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने बच्चे मर जाते हैं? इसे कहा गया है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सही है। अब आपके हिसाब से अंग्रेजों ने भारत में बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना रखे होंगे ना, फ्री इलाज कर रखा होगा अंग्रेजों ने, है ना? अंग्रेजों ने हर शहर के अंदर एक हॉस्पिटल भी बनाया होगा। और लोग तो इतने पढ़े लिखे थे भारत के कि डॉक्टर थे ही थे उस वक्त, पढ़ाई था, 16% लिटरेसी रेट। तो अब ऐसे में जब बच्चा जन्म लेता था उसके सर्वाइव होने के चांस, कोई बीमारी हो जाए तो कितने थे? बहुत कम। तो हमारे यहां पर हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट था। मतलब कि 1000 बच्चों का जन्म होता था ना अगर, तो 218 बच्चे उन 1000 में से विद इन 1 ईयर, 1 या साल का होने से पहले पहले मर जाया करते थे। और ये इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 33 था 17 में, और अभी भी ये 25 है। कितने में? 2025 में। और ये हाई कहलाएगा बेटा, ये आज भी हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहलाएगा। अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें 25 लोग मर जाते हैं, तो ये नाकामयाबी है सरकार की। सही है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब देखो ये आपको कितनी एज दिख रही है? 32। अब सुनो, पहली बात तो जिस किताब से हम पढ़ रहे हैं, क्या नाम है? संदीप गर्ग। इस किताब के डाटा पे भरोसा कम करना। ये किताब हर साल अपने आप को बदल देती है। किसी किताब में 32 लिखा है, किसी में 33 लिखा है, किसी में 34 लिखा है। इसे खुद को नहीं पता होता, ये हर साल डाटा चेंज कर देती है। हर साल इसको खुद को कंफ्यूजन रहता है डाटा क्या सही है। तो इसमें आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। एनसीईआरटी देखना किसी के पास हो तो वहां पे जो डेट लिखी हो हमें उसे फॉलो करना। सही है। ये 34 मैंने से अंडरलाइन किया। दूसरी बात, तेरी में क्या लिखा है? 40। बुक कौन सी है? अब बना, लोग कहते हैं ना बुक राइटर की, अब राइटर अपने आप में यकीन नहीं कर रहा तो हम कैसे कर ले उस पर? ठीक है। अब सुनो, ये है क्या? अक्सर हमने सुना है पुराने जमाने में लोगों की उम्र ज्यादा लंबी होती थी। अरे भैया पता नहीं कौन से लोगों की होती थी। अंग्रेजों के जमाने में तो हमारे देश के लोगों की एवरेज आयु 34-35 साल होती थी। ना मैं 32 बोल रहा हूँ ना 41, मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ, 34-35 साल। ठीक है, यानी कि एक आदमी औसतन 34 से 35 साल जिंदा रहता था। बाकी तो उसका खून इतना चूस लिया जाता था कि वो जिंदा रहने की लायक ही नहीं। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर जब हेल्थ के वो नहीं है, हमारे पास पीने का पानी नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, अरे कहां से लंबा जीवन जी लेते यार लोग। ठीक है, ऊपर से रहे सही कसर अंग्रेज मजदूरी करवा के पूरी कर लेते थे, है ना? वो देखिए पिक्चर कुली, उसमें दिखाते हैं ना वो मजदूरों का खून चूस के निकाल रहे होते हैं इंजेक्शनों से। भैया मॉनिटरी सिस्टम क्या होता है? मॉनिटरी सिस्टम आरबीआई को कहते हैं मॉनिटरी सिस्टम। इसमें मतलब गुड्स एंड सर्विस ट्रेड होते हैं, गुड्स एंड सर्विस बार्टर सिस्टम, मॉनिटरी गुड्स सिस्टम। ट्रेड को हम कहेंगे मॉनिटरी सिस्टम, नहीं इकोसिस्टम। The system wherein trade can be carried out through the exchange of goods and services is called barter system. उसे तो बार्टर ही कहेंगे ना। गुड्स भी है ना इसमें, गुड सिस्टम। तो गुड सिस्टम कुछ नहीं होता, बार्टर होता है। गरीबी बड़े व्यापक स्तर पे फैली हुई थी। ठीक है, तो देखो सच बात बताओ, इसमें से अगर आएगा तो एमसीक्यू आएगा कोई, इसमें से कोई 3 मार्कर क्वेश्चन का दूर से दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इससे भी 1 मार्कर बनता है। देखो 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। कुछ लोग टेरिटरी बोलते हैं, कुछ टर्चरी बोलते हैं। बता देना भैया क्या शब्द है, मैं तो मतलब बताता हूं। प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं आपके हिसाब से?
प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? देखो, मेरे हिसाब से प्राइमरी सेक्टर हम किसे कहते हैं? जहां पर हम नेचुरल रिसोर्स से कुछ एक्सट्रैक्ट करें उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। जैसे माइंस वगैरह से कुछ निकालना, जैसे खेती से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके जब हम कोई प्रोडक्शन करें या नेचुरल से कुछ प्रोडक्शन निकालें तो उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। जैसे जंगलों में से फल और फूल तोड़कर लाके उन्हें बेचना, प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आती है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक प्रोसेस जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें। और टर्शरी सेक्टर में आती है सर्विस, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, टीचर, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये होता है टर्शरी सेक्टर। तो आपके हिसाब से अंग्रेजों के समय पर हमारा अधिकतर वर्कफोर्स कौन से सेक्टर से लिंक होगा? प्राइमरी। खेती पे तो निर्भर थे, है ना? और थोड़ा बहुत बाकी का वर्कफोर्स सेकेंडरी में तो बहुत कम। क्यों? जो इंडस्ट्री थी वही बंद करा दी। सर्विस सेक्टर में मजदूरी करते होते तो वो सर्विस सेक्टर कहलाएगा। क्लियर है? तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर प्राइमरी सेक्टर में क्या है? इट इंक्लूड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, सबसॉइल एसिड्स, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ट्रांसफॉर्म करना वन गुड्स को अनदर गुड्स में। गन्ना लेके उससे चीनी निकाल के गुड़ बना देना या चीनी निकाल बना देना, ठीक है? और टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है? इट इंक्लूड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स एंगेज इन प्रोवाइडिंग सर्विस, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। तो अब अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की, 1 मार्कर एमसीक्यू बनता है, 3 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। यहां से बनेगा तो 1 मार्कर, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। सही है? प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब भारत में 70-75% लोग किसमें इन्वॉल्व थे? प्राइमरी सेक्टर में। कोई डाउट है? मैन्युफैक्चरिंग में केवल 10 और सर्विस में 15 से 20। सर्विस में 15 से 20। रीजनल वेरिएशन, स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल विटनेस ए डिक्लाइन इन डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। वाई? केस स्टडी में 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में एक्सपेक्ट करता हूं, स्कूल में नहीं। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तमिलनाडु कहां पर आता है? साउथ में। क्या आसपास समुद्र वगैरह है? क्या है? आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है। कॉमन चीज, ये सब वो क्षेत्र है जो समुद्र तट से जुड़े हुए क्षेत्र है। तो बेटा यहाँ पर कोस्टल एरिया है, यहाँ पर शिप वगैरह पे काम होता है, तो यानी यहाँ पर लोगों के पास एग्रीकल्चर के अलावा और भी रोजगार के अवसर हैं। नौकरी कर सकते हैं, शिप पर काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है रेल से माल उतार के समुद्र में शिप तक पहुंचा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये वो क्षेत्र है जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कफोर्स शिफ्ट हुआ था सर्विस सेक्टर। कहाँ पर? सर्विस सेक्टर में। याद रहेगी ये बात अब कि ऐसा क्यों हुआ था? दर्श याद रहेगी बेटा ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी छोड़ो, ये नहीं है हमारे काम का। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में उल्टा बढ़ गया था। उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, भाई बहुत दूर है समुद्र तट से, केवल खेती रह गई थी। यहां इंडस्ट्रीज तो यहां पूरी तरह क्या हो चुकी थी? समाप्त, तबाह। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। क्या अंग्रेजों ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप किया?
हाँ या ना? अब हर चीज को आंख मीच के ना नहीं कह देते हैं, थोड़ा सा बुद्धि भी लगाते हैं। करा, पक्की सड़कें दी, रेलवे दिया, ठीक है, पोस्टल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस दिया, वाटरवेज दिया उन्होंने। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विस एंड फैसिलिटी विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो ऐसी है कुछ। रोड, द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट अकम्प्लिश मच ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फंड। फंड की तो स्कार्सिटी रहती ना, पैसा भारत में कोई ना खर्च करना था, पैसा तो ब्रिटेन ले जाना था, है ना। द रोड दे बिल्ड, मेनली वो किस लिए होती थी? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मेटेरियल। कितने लोग आप में से नैनीताल घूमे हुए? 15 को चल रहे गए हो नैनीताल? हाथ नीचे करो। झील के किनारे सड़क है, ऐसे है सड़क, एक नीचे एक ऊंचाई। क्या सेंस है? वो पहाड़ी इलाका इसलिए? मैं बताता हूं, वो जो ऊंची वाली सड़क है उस पे केवल चला करते थे ब्रिटिश लोग, उनके आर्मी, उनके अधिकारी यानी गोरे अंग्रेज, और जो इंडियंस थे उन्हें उस वाली सड़क पे जाने की परमिशन नहीं थी, वो चला करते थे नीचे वाली सड़क। ये दो सड़कों का ये सेंस है, क्योंकि ये हिल स्टेशन किसने डेवलप किया था? अंग्रेजों ने। मसूरी किसने डेवलप किया था? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो मतलब अधिकतर सड़कें जो बनाई जाती थी ना, वो ये सोच के बनाई जाती थी कि वो ब्रिटिशर्स के काम आनी है। भाई ब्रिटिशर्स को अपनी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है तो काम आएंगी, या रॉ मटेरियल इकट्ठा करके पोर्ट तक पहुंचाना है तो ये काम है। उसके पीछे मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि इन सड़कों का फायदा भारतीय लोगों को मिलेगा। वो बात अलग है, सड़क बनेगी तो लोग चलेंगे भी, है ना, कोई डाउट है इसके अंदर? There has always remained an actual shortage of all weather road. रूरल एरिया में तो जनरली ऑल वेदर रोड होती ही नहीं थी, कोई डाउट? रेलवे, रेलवे से एमसीक्यू बनने के भी चांस है और 3 मार्कर क्वेश्चन के भी चांस है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंफिनिटी होती है इनफिनिट और मिनिमम 1। 0 नहीं होती। तू कुछ 100 करोड़ का कुछ खरीदेगा तो एक जने की तो इनकम बनाएगा ना, वो मिनिमम 1। हाँ जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 1850। ये एमसीक्यू की डेट है, याद रखिएगा, काम आएगी। किसे इंट्रोड्यूस किया था? देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहली ट्रेन कब चली थी? 1853। और रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1850। ये 2 अलग क्वेश्चन है, सही है। बच्चे क्या करते हैं, मिक्स कर जाते हैं। भाई कोई चीज इंट्रोड्यूस करना और उसका इस्तेमाल होना। भाई मैंने नया प्लॉट खरीद के घर बनाना शुरू किया, घर प्रवेश किया, एक बात है, अलग अलग है। फिर रेलवे इंट्रोड्यूस 1850 में हुई, पर पहली ट्रेन कब चली? 1853। ये कौन कौन से शहर के बीच में? मुंबई टू थाने। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। बॉम्बे टू थाने कब? 1853। पहली पैसेंजर ट्रेन। ये रावी क्रॉप कौन सी होती है? क्या? रावी क्रॉप। अभी बताता हूं। एक होता है रेनी सीजन के बाद का सीजन, उसे खरीफ कहते हैं, और एक होता है गर्मियों का सीजन, उसे कहते हैं रबी। हाँ, द रेलवे अफेक्ट, रेलवे से भारत को बहुत फायदा हुआ। रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2 इंपॉर्टेंट वे। पहला, रेलवे अनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अच्छा एक बात ईमानदारी से पूछता हूं, सच सच, बिल्कुल सच, 1500 किलोमीटर की दूरी पे मुझे जाना हूं, अपनी कार, वोल्वो बस
या ट्रेन? आपके हिसाब से मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? सीरियस? हाँ या ना? ठीक है, तो रेलवे ने लंबी दूरी को आसान बनाया। और पहले तो बेटा कार और बस तो होती नहीं थी, पहले तो तांगे और में जाया जाता था, उनसे तो कहीं आसान था रेलवे का सफर। हाँ नहीं था बेटा, है ना? इट ब्रोक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर। इसने एनहांस किया कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को। क्यों? अब किसी गांव में फसल किसी चीज की उग रही है, उसे उस जगह ले जाके बेचना ज्यादा आसान है जहां पर उसकी डिमांड है, तो ज्यादा पैसा मिलने की चांस है। कोई डाउट है? एयर और वाटरवेज। हाँ जी, भारत सरकार की एयरलाइन का नाम बताए कोई मुझे। एयर इंडिया। भारत सरकार में कौन ऐसा था जिसने एयर इंडिया को बनाया था? अब पूरा मत मानना, कहते हुए अजीब लगता है। भारत सरकार की औकात ही नहीं थी कि वो अपना कोई एयरबेस बना सके। तो उसने क्या करा था, एक हमारे 100 करोड़ बड़े प्रधानमंत्री जी ने किसी की एयरबेस जबरदस्ती छीन करके अपना टैग लगा दिया कि जी हमने भारत के अंदर एयरबेस इंट्रोड्यूस किया है। किसकी एयरबेस थी वो? टाटा की। अब वापस आपको किसके पास चाहिए? टाटा की। ठीक है, भारत सरकार अपना एयरवे बना ही नहीं पाई थी बेटा। तो ये जो एयरवे था, ठीक है, वो किसका था? टाटा का था। इसलिए ये मैंने ऐसे क्यों बोला? टाटा में जनक किसे कहते हैं हम? जमशेद टाटा को, है ना? तो इसलिए बोला, एक क्वेश्चन बनता है, जीआरडी टाटा पायनियर ऑफ इंडियन एविएशन। ये अंडरलाइन कर लो 1 मार्कर के लिए। ये जॉबलेस ग्रोथ लीड टू पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। क्या? जॉबलेस ग्रोथ, हाँ, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को। हाँ। अरे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का जन्म जन्म का साथ है। जो आदमी एम्प्लॉयड होगा गरीब क्यों होगा? जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। एयर वाटरवेज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक मेजर टू डेवलप वाटर। ये हाउ मच देयर डेवलपमेंट वाज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, मतलब थोड़ा बहुत था। कम्युनिकेशन पे काम किया था इन्होंने, करा था। क्या इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या है? आज के मैसेज की तरह है ये भैया। इंस्टेंट किसी को खबर पहुंचानी है कि पिताजी मर गए, बस वो शब्दों के हिसाब से पेमेंट होती थी उसकी। यहां से महाराष्ट्र पहले तो चिट्ठी जाने में लगते होंगे 6 महीने, टेलीग्राफ से इंफॉर्मेशन जाती थी जल्दी। यहाँ के पोस्ट ऑफिस से इंफॉर्मेशन जाती थी दूसरे पोस्ट ऑफिस पे भाई तार, इसीलिए से टेलीग्राफ आ गया। हिंदी में कहते थे से तार। क्या कहते थे? तार। फिर वो इंफॉर्मेशन साथ के साथ पोस्टमैन घर पे पहुंचा गया था। ठीक है, तो टेलीग्राफ अंग्रेज क्यों यूज करते थे? भारत बहुत बड़ा था, इतने बड़े भारत को कंट्रोल करना मुश्किल था। कंट्रोल में आसानी और एकदम से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है मुझे 3 मार्कर के लिए। अंग्रेजों ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया? अंग्रेजों ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप किया? रोड क्यों डेवलप की? बताओ। अरे भैया, एक तो अपनी आर्मी इधर से उधर भेज सके, दूसरा भारत का रॉ मटेरियल इकट्ठा करके कहां तक पहुंचा सके? ट्रेन तक, और ट्रेन से पोर्ट तक। सही है? कुछ और लिखा है या यही लिखा है? हाँ जी, कोई डाउट? रेलवे क्यों इंट्रोड्यूस की? पहला कारण, उन्हें लगता था कि रेलवे इंट्रोड्यूस करने से भारत को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जैसे इसमें ये दूसरा पैराग्राफ है, वो उन्हें लगता था कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फंड है फालतू का, भारत में लगा देते हैं, टिकट के थ्रू पैसे कमाएंगे, अनप्रॉफिट। और तीसरा कि भाई इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। ये मुख्य कारण थे। अब बोलो। कह रहा हूँ जैसे ये ऊपर पैराग्राफ सारे आएंगे उसमें बहुत ना के बराबर चांस होते हैं, तो ये नहीं आते, सिर्फ लोग पूछते हैं नीचे का। बहुत कम चांस है। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों इंट्रोड्यूस किया? कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। कोई डाउट है? श्योर? कायदे में चैप्टर में यहीं तक पढ़ना था। अब तो एक तरीके से कंक्लूजन है कि भाई 1947 में देश आजाद हुआ और क्या क्या समस्याएं थी, सब हमने पढ़ लिया।
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, इससे क्वेश्चन बना सकता है। क्या फायदे हुए भारत के लोगों को अंग्रेजों का? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई। ग्रोथ कैसे हुई? अरे लोगों को क्या करना आ गया? लोगों को कमर्शलाइज करना आ गया एग्रीकल्चर का। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिले भारत को, कोई डाउट है इसमें? भाई ना से तो अच्छा कम है, पर है तो सही। फेमाइन्स वगैरह, यानी कहीं भूकंप, बाढ़ आ रही है, कोई सूखा पड़ रहा है, उस पर कंट्रोल आसान है। क्यों? रेलवे आने से मदद पहुंचाना आसान हो गया, पक्की सड़कों के आने से मदद पहुंचाना आसान हो गया। एक यूनिफॉर्म मॉनिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले भारत बार्टर सिस्टम पे ज्यादा रहता था। अंग्रेजों ने भारत को सिखाया मनी का इस्तेमाल कैसे होता है, मनी को किस तरीके से यूज करना चाहिए, और हमें बहुत अच्छा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया, जिसके बेस पर हम आज भी आर्मी और मिलिट्री को क्या कर रहे हैं बेटा? रन कर रहे हैं। ठीक है। एक ये वाला पॉइंट पढ़ लो बस, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और तो सब पीछे के वो है कंक्लूजन। बताओ बेटा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात सुनो, अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? सुना है आपने? डिवाइड एंड रूल। नहीं सुना? अरे बचपन में खूब कहा होगा यार स्कूल वालों ने, अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। फूट कैसे? अरे जमींदार को भिड़वा दो किसान से, अमीर को भिड़वा दो गरीब से, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, चार अमीरों को मुट्ठी में रखो, उनपे पैसा है, वो गरीबों को दबा के रखेंगे, बाहर कंट्रोल में रहेगा। ठीक है। हेलो हाँ स्मित, चल तू मेरे पे कर दे, मैं कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनको करा। हाँ क्या बोला मैंने, भूल गया मैं। सेमी फ्यूडल। तो बाय द एंड ऑफ ब्रिटिश पीरियड देयर वर टू एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक तो फेडरल सिस्टम, जहां पर क्या था कि भैया लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन, मतलब जमींदार इंट्रोड्यूस कर दिए, किसानों को अंग्रेज नहीं जमींदार दुश्मन लगते थे। क्यों? काम तो अंग्रेज करवाते थे, पर दिखता तो सामने से कौन था? जमींदार। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा गुंडा किसी छोटे गुंडे को बेच करके तुम्हें लुटवा रहा है, तो तुम बड़े को नहीं जानते, तो तुम्हारी निगाह में तो वही क्रिमिनल है ना जो वो काम कर रहा है ना? दूसरा कैपिटलिस्ट सिस्टम ला दिया, मतलब जो भैया फैक्ट्री के मालिक थे और फैक्ट्री के जो वर्कर थे उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। और लास्ट एम्प्यूटेड इकोनॉमी, डिवाइड एंड रूल। इसका मतलब बस ये था। ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अब अगली क्लास में इस चैप्टर को सब पढ़कर आना, इस चैप्टर के 1 मार्कर एमसीक्यू, ठीक है, असर्शन रीजन, ये सब हम लोग यहीं पे निपटा देंगे, और मैं साथ ही साथ केस स्टडी कहां से बनेगी वो करूंगा। क्लियर है बेटा? चलिए कितने पेपर कर लिया तूने?